So today, students of class 10th, you are studying about the major seaports of India. There are about 12 major seaports in India, and we are starting from the western coast. The seaports are of great importance. Why? Because the seaports are used for commercial purpose, and various are the strategic purpose also. Firstly, we should start from here, west coast. This is Kandla. Location of Kandla is in Gujarat. Location of Kandla seaport is in which state? Say गुजरात। गुजरात। हाँ, गुजरात में है, और गुजरात में इसको और भी अगर डिटेल बताना पड़े तो क्या लिखेंगे? सदर्न कोस्ट ऑफ कच्छ रीजन। Now, what is the importance of Kandla seaport? You imagine the condition of India before partition, when Pakistan was also included in the same country, India, है ना? And the seaport was here, Karachi, है ना? इंडिया का काम कैसे चलता था? कराची सीपोर्ट से, क्योंकि पूरा पाकिस्तान इंडिया सब तो एक ही था उस समय। तो पार्टीशन के बाद बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया। कराची वेंट टू पाकिस्तान and India did not have any seaport on the western coast in Gujarat. ठीक है ना? गुजरात में यहाँ जो ये जो स्टेट का बॉर्डर है, यहाँ पे कोई सीपोर्ट नहीं था। तो कराची की कमी को पूरा करने के लिए कांडला स्टार्ट किया गया। Kandla seaport was opened to fulfill the scarcity created by the Karachi seaport, because Karachi went to Pakistan after partition. Have you understood? तो ये हो गया कराची का इंपॉर्टेंस, कि कराची कांडला का इंपॉर्टेंस हो गया। कांडला क्यों स्टार्ट किया गया? कांडला का बहुत कमर्शियल इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कांडला से न इधर अरेबियन सी क्रॉस करके इधर मिडिल ईस्ट की तरफ जाते हैं, इधर अफ्रीका की तरफ भी जाते हैं, और हमारा सारा ट्रेड होता है वेस्ट की तरफ ये कांडला सी पोर्ट से। और कांडला इसलिए भी इम्पोर्टेंट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नीचे मैम क्या है मैम? क्या? फिर से बोलो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हल्दिया के बाद मैम नीचे। वो तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कोलकाता में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, उसका नाम रखा गया है नेताजी सुभाष चंद्र। बीच में जो है। तो अभी हम लोग पहले सी पोर्ट पढ़ रहे हैं, बाद में एयरपोर्ट पढ़ेंगे। तो कांडला का इंपॉर्टेंस बता रहे थे कि तुम इधर के इंडिया के सारे स्टेट्स को देखो, एकदम कश्मीर से लेके जो कश्मीर और लद्दाख है यूनियन टेरिटरी, इधर पंजाब, हरियाणा, ये पूरा का पूरा राजस्थान, इन सारे स्टेट के लिए देखें तो बस एकमात्र यही सी पोर्ट है जिसको कहते हैं कांडला सी पोर्ट। तो कांडला सी पोर्ट का हिंटरलैंड बहुत बड़ा है। हिंटरलैंड मतलब वो पूरा एरिया जहाँ का काम इसी पोर्ट से चलता है। तो इस पूरे रीजन का ट्रेड जो है ना, ये चाहे राजस्थान हो, पंजाब हरियाणा हो, इधर का कश्मीर रीजन हो, ये सभी का काम जो है, या उत्तरांचल, ये सब है, तो इसी सी पोर्ट से इसका ट्रेड हैंडल होता है। मतलब एक्सपोर्ट इसी सी पोर्ट के थ्रू करते हैं। कौन से सी पोर्ट के थ्रू? कांडला सी पोर्ट के थ्रू। तो कांडला का यही इंपॉर्टेंस है कि कांडला हैज अ वेरी वास्ट हिंटरलैंड। कांडला का ये पूरा हिंटरलैंड हो गया। हिंटरलैंड क्यों ये हुआ? क्योंकि इधर और कोई भी सी पोर्ट नहीं है। तो ये सारे स्टेट का जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट है सी पोर्ट के थ्रू, तो कांडला उसको हैंडल करता है। समझ गए ना? तो कांडला का हम क्या क्या इंपॉर्टेंस बताएं? कांडला में क्या क्या इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट है कि ये गुजरात के कोस्ट पे है ना, कच्छ के कोस्ट पे है, और ये कराची के सी पोर्ट जब पाकिस्तान को चला गया तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए कांडला सी पोर्ट स्टार्ट किया गया। इमीडिएट स्टार्ट करना पड़ा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था पार्टीशन के बाद कि यहाँ का ट्रेड कैसे हैंडल होगा। ठीक है ना? क्योंकि पहले तो वो कराची से हैंडल होता था, ये हो गया। फिर इसका पूरा जो हिंटरलैंड है ये बहुत बड़ा है, ये देख रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक में कोई दूसरा सी पोर्ट नहीं है, इसलिए कांडला का एक बहुत बड़ा हिंटरलैंड है। हिंटरलैंड किसको कहते हैं? किसी सी पोर्ट का वो एडजॉइनिंग एरिया जहाँ के पूरे के ट्रेड को वही सी पोर्ट हैंडल करता है। तो इस रीजन को हम कहेंगे हिंटरलैंड ऑफ कांडला। ठीक है ना? अब मुंबई है तो मुंबई का हिंटरलैंड ये एरिया हो गया, यहाँ के आसपास का एरिया हो गया मुंबई का हिंटरलैंड। समझ गए ना? कोलकाता है, कोलकाता सी पोर्ट, तो कोलकाता सी में जो रिवराइन पोर्ट है, तो ये पूरा बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड के लिए कोलकाता ही काम करता है। ठीक है ना? यहाँ तक कि इधर के ईस्टर्न स्टेट्स के लिए भी कौन काम करता है? कोलकाता सी पोर्ट।
सी पोर्ट नहीं कहेंगे एग्जैक्टली, इसको रिवराइन पोर्ट कहते हैं कोलकाता को। क्यों? क्योंकि कोलकाता ना एग्जैक्टली कोस्ट पर नहीं है, बे ऑफ बंगाल के कोस्ट पे नहीं है, ये कहाँ है? हुगली रिवर के किनारे है, इसलिए इसको कोलकाता को रिवराइन पोर्ट कहते हैं। तो एक एक करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कांडला के बारे में पढ़ लिए। अब मुंबई, मुंबई प्रदीप भी तो है मैम। हाँ, इधर से वेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इधर से देखते चलो। तो कांडला के बाद हो गया मुंबई। मुंबई इंडिया का बहुत बड़ा सी पोर्ट है और इसका कमर्शियल वैल्यू बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि शुरू से ही एक तो ये ब्रिटिश टाइम से ही सी पोर्ट रहा है और यहाँ पे इंडेंटेड कोस्ट लाइन है। इंडेंटेड मतलब कटा छटा हुआ किनारा है, तो यहाँ ये नेचुरल सी पोर्ट है। जहाँ का कोस्ट लाइन एकदम ऐसे स्ट्रेट होता है ना, तो वहाँ आर्टिफिशियल पोर्ट बनाना पड़ता है, और ये क्या है? नेचुरल सी पोर्ट है। तो मुंबई से सबसे ज्यादा ट्रेड हैंडल होता है, सबसे बड़ा कमर्शियल सी पोर्ट इंडिया का यही है, मुंबई। तो इसका हिंटरलैंड पूरा का पूरा महाराष्ट्र हो गया, इधर सदर्न गुजरात भी हो गया, पूरा एमपी हो गया, इधर के थोड़े, तो ये मेनली ये एरिया जो है वो मुंबई का हिंटरलैंड हो गया। समझ गए ना? अब आ जाओ मर्मागांव। तो मर्मागांव जो है वो कौन से स्टेट में है बताओ? मर्मागांव लाइज इन गोवा, ठीक है? तो गोवा का ये एकमात्र कमर्शियल सी पोर्ट है। अभी हम लोग मेजर सी पोर्ट पढ़ रहे हैं। मेजर सी पोर्ट इतना ही है, इधर से स्टार्ट करते हैं तो कांडला, मुंबई, मर्मागांव, न्यू मैंगलोर, ऐसे करके तूतीकोरिन साउथ में हो गया, यहाँ चेन्नई हो गया, ये विशाखापट्टनम, पारादीप, और ये हल्दिया और कोलकाता। तो इतने लगभग 12 सी पोर्ट है जिसके बारे में तुम पढ़ोगे, क्योंकि ये मेजर सी पोर्ट्स हैं। मेजर सी पोर्ट के अलावा लगभग 300 से भी ऊपर माइनर सी पोर्ट्स हैं, जिसका डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं। हम लोग सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं? मेजर सी पोर्ट्स। तो मर्मागांव गोवा का एक बहुत इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है, और यहाँ तुम लोग मिनरल वाले लेसन में पढ़े थे ना, यहाँ पे बहुत आयरन ओर का एक्सकैवेशन होता है, माइनिंग होती है आयरन ओर की। तो आयरन ओर यहाँ से रॉ एक्सपोर्ट किया जाता है। मर्मागांव सी पोर्ट से आयरन ओर मेनली एक्सपोर्ट किया जाता है। तो आयरन ओर एक्सपोर्टिंग सी पोर्ट के नाम से ये जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे रत्नगिरी गोवा बेल्ट का जो आयरन ओर है ना, मर्मागांव सी पोर्ट से इस तरफ मिडिल ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ एक्सपोर्ट होता है। तो मर्मागांव का इंपॉर्टेंस क्या लिखोगे? कि मर्मागांव इज सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इन द स्टेट ऑफ गोवा, है ना, and it is a very big commercial seaport and it handles most of the iron ore export of India of this region. ये कौन सा रीजन है? ये मिनरल बेल्ट के हिसाब से गोवा रत्नागिरी बेल्ट ऑफ आयरन ओर है, तो यहाँ का आयरन ओर मर्मागांव से जाता है। तो हर सी पोर्ट के बारे में तुमको क्या लिखना है? सबसे पहले इसका लोकेशन क्या है, ये कौन से कोस्ट पे है, किस स्टेट में है, ये लिखना है, और उससे कौन सा मेन वर्क होता है, कौन सा कमर्शियल वर्क इससे होता है, ये लिखना है। तो यहाँ का आयरन ओर एक्सपोर्ट हो गया। अब एक न्यू मैंगलोर है, ये भी कर्नाटका का सी पोर्ट है। तो कर्नाटका के सी पोर्ट से भी यहाँ के आयरन ओर एक्सपोर्ट होते हैं। कुद्रेमुख माइन का नाम याद है आयरन ओर में? बोलो। यस मैम। हाँ, तो कुद्रेमुख आयरन ओर माइन जो है वो यहाँ से वो सारा एक्सपोर्ट होता है इधर। फिर आ जाओ और थोड़ा साउथ की तरफ बढ़े तो तिरुवनंतपुरम है, जो कि तिरुवनंतपुरम का क्या लोकेशन है बताओ? तिरुवनंतपुरम इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ केरला ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। ये भी वेस्टर्न कोस्ट ही कहा जाएगा, ठीक है ना। तो तिरुवनंतपुरम यहाँ का कैपिटल भी है केरला का, और एक बहुत बड़ा सी पोर्ट भी है, और इस साथ ही साथ ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है तिरुवनंतपुरम, जिसका पुराना नाम क्या था? त्रिवेंद्रम नाम था। तो ये त्रिवेंद्रम इस तरह से इंपॉर्टेंट हो गया कि यहाँ से अगर मालदीव्स को जाना है, इधर साउथ वेस्ट की तरफ जाना है, तो तिरुवनंतपुरम सी पोर्ट का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ चले आओ तूतीकोरिन, ये देख रहे हो, ये तमिलनाडु के कोस्ट पे है, तो ये ईस्टर्न कोस्ट कहलाएगा, है ना। इंडिया का ये ईस्टर्न कोस्ट है, और ये इधर क्या है? इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट है। तो Tuticorin is located on the western coast in the state of Tamil Nadu, and Tuticorin is a very big commercial seaport.
समझ गए ना, कमर्शियली इंपॉर्टेंस इसका बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि साउथ की तरफ जैसे इधर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, इस तरफ जाने के लिए ना तूतीकोरिन सी पोर्ट का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो तूतीकोरिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कमर्शियल सी पोर्ट है। अब तुम बताओ, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ तूतीकोरिन सी पोर्ट? मैम एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न ऑफ तमिलनाडु। हाँ, and it is a very साउथ big में है। commercial seaport। अभी हम लोग उसकी रीडिंग भी करेंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग सिर्फ मैप से स्टडी कर रहे हैं। अब इधर आ जाओ, तमिलनाडु में ही ये वेस्ट ईस्ट कोस्ट, Chennai is also a very big seaport, and it is also historically very important from the colonial period। colonial period था ना, जब इंडिया में स्पेनिश, फ्रेंच, पोर्चुगीज और ब्रिटिश सब आए हुए थे ट्रेड करने के लिए, तो तब से ये सी पोर्ट इम्पोर्टेंट रहा है चेन्नई। तो चेन्नई जो है ईस्ट कोस्ट का एक बहुत बड़ा कमर्शियल सी पोर्ट है। और चेन्नई से इस तरफ, ईस्ट की तरफ, एशिया के साउथ ईस्ट और ईस्ट की तरफ सारे शिप जो है यहाँ से वेसल्स जाते हैं ट्रेड करने के लिए। तो ये चेन्नई तो कैपिटल भी है, साथ ही साथ ये सी पोर्ट भी है। ये जो सिंबल बनाया हुआ है बोट की तरह, ये चेन्नई के लिए सी पोर्ट है। और चेन्नई का एक और इम्पोर्टेंस क्या है कि ये तमिलनाडु का कैपिटल तो है ही, और साथ ही साथ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है चेन्नई में, तो जिसका दूसरा नाम है, एयरपोर्ट का क्या नाम है? मीनाम्बकम इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ चेन्नई। तो चेन्नई का जो एयरपोर्ट है उसका नाम क्या रखा गया है? मीनाम्बकम। फिर थोड़ा इधर बढ़ो आंध्र प्रदेश में, तो विशाखापट्टनम फिर एक बहुत बड़ा सी पोर्ट है। और विशाखापट्टनम का इम्पोर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ना शिप का रिपेयरिंग भी होता है और शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री भी है। विशाखापट्टनम में शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री भी है और साथ ही साथ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भी है यहाँ पर। तो विशाखापट्टनम से ना इस पूरे रीजन का ट्रेड हैंडल होता है। इतने बड़े रीजन का ट्रेड विशाखापट्टनम हैंडल करता है, ठीक है। तो विशाखापट्टनम का बहुत इंपॉर्टेंस है। और मैप में इसका लोकेशन अच्छे से याद कर लो, क्योंकि कभी ये आयरन स्टील में पूछा जाता है, कभी ये सी पोर्ट में पूछा जाता है, कभी ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के लिए पूछा जाता है। तो हर तरह से विशाखापट्टनम का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए इसका लोकेशन एकदम याद कर लो कि ये जो डेल्टा है ना, ये कौन सा डेल्टा है? गोदावरी डेल्टा है। तो ये गोदावरी डेल्टा के नॉर्थ में है। ये क्या है? ये जो बल्जिंग है लैंड का, ये कृष्णा डेल्टा है, रिवर कृष्णा। पहले गोदावरी, उसके बाद कृष्णा। तो ये गोदावरी से भी थोड़ा नॉर्थ में है विशाखापट्टनम। इसके लोकेशन को अच्छे से याद कर लो, दिमाग में रख लो। क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश का कोस्ट लाइन बहुत लंबा है। मान लो तुम अगर यहाँ पे विशाखापट्टनम मार्क कर दिए तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इसको एकदम एग्जैक्टली ये जगह याद रखो कि विशाखापट्टनम एग्जाम में आएगा तो कहाँ मार्क करेंगे। इसका इंपॉर्टेंस बता दिए। इसका लोकेशन है आंध्र प्रदेश के ईस्ट कोस्ट पर, और ये कई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, ये रिपेयरिंग भी होता है शिप का, और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी है। इसलिए कई पॉइंट ऑफ व्यू से विशाखापट्टनम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर और इधर चलो उड़ीसा में। तो उड़ीसा में ये कौन सा डेल्टा है? ये महानदी डेल्टा है उड़ीसा का। तो महानदी डेल्टा से लगा हुआ ठीक नॉर्थ की तरफ ये है पाराद्वीप सी पोर्ट। तो पाराद्वीप सी पोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उड़ीसा का ये पूरा मिनरल बेल्ट है यहाँ पे, है ना। तो मिनरल बेल्ट जो मिनरल का जो अगर एक्सपोर्ट करना है तो ये पोर्ट यूज करते हैं पाराद्वीप, ठीक है। फिर और देखो, अब इसमें आ जाओ, वेस्ट बंगाल में आ जाओ। वेस्ट बंगाल के सी कोस्ट पे हल्दिया सी पोर्ट है। हल्दिया सी पोर्ट बाद में स्टार्ट किया गया है, मतलब ये बहुत पुराने समय से नहीं है, ये ब्रिटिश टाइम से नहीं है, ये रिसेंटली स्टार्ट किया गया है हल्दिया सी पोर्ट। क्यों स्टार्ट किया गया? क्योंकि कोलकाता सी पोर्ट पे बहुत ट्रैफिक कंजेशन होता था। कोलकाता का जो रिवराइन पोर्ट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा शिप हो जाते थे, इसलिए उस वाटर ट्रांसपोर्टेशन के ट्रैफिक को मिनिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए, ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए हल्दिया स्टार्ट किया गया। तो कुछ शिप जो है वो हल्दिया से डायरेक्टली यहाँ सी में आ जाते हैं, और बाकी शिप जो है वो कोलकाता से रिवर हुगली के थ्रू होते हुए बे ऑफ बंगाल में आते हैं।
रिवर हुगली का इंपॉर्टेंस तुमको पता है कि रिवर हुगली में यहाँ बे ऑफ बंगाल से आने वाले बड़े बड़े शिप ऐसे करके सीधा इसमें रिवर हुगली के अंदर एंटर करके कोलकाता पहुंच जाते हैं, क्योंकि रिवर हुगली में ना बहुत वाटर का डेप्थ बना के रखा गया है। उसके अंदर रिवर बेड को क्या करते हैं, डीसिल्टिंग करते हैं, मतलब रिवर बेड को गहरा बना के रखते हैं, उसके अंदर जो सिल्ट जमा होता है उसको निकाल के हटाते रहते हैं मशीन के थ्रू, क्रेन के थ्रू, और इसलिए क्योंकि बड़े बड़े शिप इस रिवर के अंदर एंटर कर जाए। कौन सा रिवर बोलो? मैम रिवर हुगली। हाँ, तो रिवर हुगली में हाई टाइड के समय, जब सी में हाई टाइड आता है ना, मतलब वाटर लेवल बहुत ऊंचा हो जाता है और रिवर के अंदर बहुत पानी आ जाता है, हाई टाइड के समय सी वाटर रिवर वाटर में एंटर कर जाता है, तो हाई टाइड के समय शिप इसमें एंटर करते हैं, और जब लो टाइड होने लगता है, वाटर वापस जाने लगता है, तो उस समय जो शिप है वो ये बाहर की तरफ निकलते हैं, उनका नेविगेशन बाहर की तरफ होता है। एंट्री कब होती है? दे सेल इन ड्यूरिंग हाई टाइड, दे सेल आउट ड्यूरिंग लो टाइड। लो टाइड के समय सेल आउट होते हैं और हाई टाइड के समय एंटर कर जाते हैं। तो कोलकाता के ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए हल्दिया स्टार्ट किया गया। कोलकाता भी बहुत पुराना सी पोर्ट है, ब्रिटिश टाइम से ही है, ठीक है ना। तो इतने सारे हम लोग पढ़ लिए, मैप के थ्रू पढ़ लिए, ठीक है। अभी इसका तुम डिटेल में आओ। कहाँ पे इसका डिटेल देखो तो, हाँ इधर है, इस पेज में। यहाँ से स्टार्ट करें। कांडला इन कच्छ was the first port developed soon after independence to ease the volume of trade on मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट पे बहुत ट्रैफिक कंजेशन हो गया क्योंकि कराची चला गया पाकिस्तान में, इसलिए कांडला को स्टार्ट करना पड़ा कच्छ में, ठीक है ना। loss of Karachi Pakistan after partition, Kandla is known as दीनदयाल पोर्ट is a tidal port। टाइडल पोर्ट मतलब हाई टाइड के समय यहाँ पे शिप आते। इट कैटर्स टू द कन्वीनियंट हैंडलिंग ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ हाईली प्रोडक्टिव ग्रेनरी एंड इंडस्ट्रियल बेल्ट स्ट्रेचेस अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। देख रहे हो ना, ये बात तुमको बता चुके हैं कि जम्मू कश्मीर से लेके और हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये सारे स्टेट मिला के देखो तो एकमात्र एक सी पोर्ट है जिसका नाम है कांडला। तो कांडला का नया नाम क्या हो गया? दीनदयाल पोर्ट। मुंबई पढ़ चुके हो तुम लोग, या बता चुके हैं मुंबई के बारे में? पार्टिसिपेंट्स, शुभम किशोर, अल्लाह हो रहा है, बंद करो। शुभम किशोर, म्यूट योरसेल्फ। शुभम किशोर, 10D, म्यूट योरसेल्फ। नहीं है प्रेजेंट शुभम, कहाँ चला गया? शुभम, अच्छा चलो, हाँ बताओ, अभी ठीक है ना? ठीक है, चलो अब मुंबई के बारे में पढ़ो। मुंबई इज द बिगेस्ट पोर्ट विथ अ स्पेशियस नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर। हार्बर कहते हैं बंदरगाह को। जैसे रेलवे स्टेशन पे ट्रेन आके लगती है ना, वैसे ही हार्बर पे आके शिप लगते हैं। तो ये वेल शेल्टर्ड है क्योंकि यहाँ पर कोस्ट लाइन बहुत इंडेंटेड है। इंडेंटेड मतलब कटा छटा हुआ लैंड का किनारा है जिसमें वेल शेल्टर्ड हार्बर बने हुए हैं। और मुंबई के ट्रैफिक कंजेशन को, सी में ट्रैफिक कंजेशन को मुंबई में कम करने के लिए उसी से लगा हुआ एक और सी पोर्ट स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट। was planned with a view to decongest the Mumbai port and serve as a hub port of this region। ठीक है ना, तो ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए और एक हेल्पिंग पोर्ट की तरह इसको स्टार्ट किया गया। ये भी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट। इसको ये भी 15-20 साल पहले ही स्टार्ट हुआ है, ज्यादा पहले का नहीं है।
Marmagao port is the premier iron ore exporting port of the country. This port accounts for about 50% of India's iron ore export. ये याद रखना कि इंडिया का 50% आयरन और एक्सपोर्ट कहाँ से होता है? मरमगांव सी पोर्ट से, जो कि गोवा में है। और न्यू मैंगलोर कहाँ है? कर्नाटका में है। एंड कैटर्स टू द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर। यहाँ भी आयरन ओर भी एक्सपोर्ट होता है, लेकिन कर्नाटका के कुद्रेमुख माइंस का आयरन ओर एक्सपोर्ट होता है। कोची है केरला में, है ना, लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ अ लगून। लगून कहते हैं जो बैक वाटर होता है। बैक वाटर मतलब सी वाटर अंदर लैंड में आ जाने से जो लेक्स बनते हैं ना, उसको लेगून कहा जाता है। तो ये लेगून के थ्रू कोचीन सी पोर्ट में एंटर करते हैं। Moving along the east coast, you would see the extreme southeastern port of Tuticorin in Tamil Nadu. This port has a natural harbor and rich hinterland. Hinterland बता दिए है ना? Hinterland is the vast adjoining area of a seaport which is related to the trade of the seaport, है ना? उस seaport से किस चीज का ट्रेड होगा वो उसके hinterland पे डिपेंड करता है। हिंदी में बताओ तो hinterland क्या है? एक क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज अ hinterland? Are you writing? अंबिका? Yes, ma'am. 1 minute wait ma'am. हाँ लिखो yes, तो अभी जो hinterland का मतलब बताएं उसको 2 लाइन में लिख लो। What is a hinterland? Hinterland is the vast adjoining region. Hinterland is the vast adjoining region of a seaport which is concerned with the export and import. मैम आंसर में मैम फिर से बता दो। Which is concerned What is a hinterland? Answer me, ma'am. What is a hinterland? A hinterland is the vast adjoining region. Region लिखना REGION. Vast adjoining region of a seaport which is concerned with the export and imports of goods, export and which is concerned with the export and import of goods, GOODS, goods concerned के बाद which is concerned with the export and import of the goods through the port. उस सी पोर्ट से क्या ट्रेड हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या हो रहा है, वो उसी को कहते हैं हिंटरलैंड। मैम इंपोर्ट ऑफ द गुड। हाँ अंबिका रिपीट करो। Hinterland is the vast adjoining region of a seaport which is concerned with the both export and import of goods through the port. हाँ वेरी गुड। ठीक है, तो तुमको जैसे मैप में बताए थे ना कि कांडला है, तो कांडला का हिंटरलैंड बहुत बड़ा हो गया क्योंकि उधर कोई सी पोर्ट है ही नहीं, उधर तो लैंड ही लैंड है पाकिस्तान की तरफ। तो पूरा राजस्थान, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश सबको मिलाते हुए देखें तो वो कांडला का हिंटरलैंड हो गया क्योंकि उधर और कोई दूसरा पोर्ट नहीं है। तो उधर का सारा ट्रेड, चाहे एक्सपोर्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हो, एक्सपोर्ट हो या इंपोर्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो सब कांडला पे ही डिपेंड करता है। तो कांडला का हिंटरलैंड वो हो गया, मतलब आसपास के रीजन का नाम तुम लिख सकते हो। Thus, it has a flourishing trade handling of a large variety of cargoes to
इवन आवर नेबरिंग कंट्रीज लाइक श्रीलंका, मालदीव्स, समझ गए ना, श्रीलंका, मालदीव्स, इधर कहीं भी जाना है तो इन साउथ वाले पोर्ट्स को हम यूज करते हैं। मान लो श्रीलंका जाना है तो तूतीकोरिन यूज करेंगे ज्यादातर, है ना। And coastal regions, Chennai is one of the oldest artificial port of the country. अब ये याद रखना कि चेन्नई कैसा है, आर्टिफिशियल पोर्ट है। आर्टिफिशियल पोर्ट का क्या मतलब होता है कि जहाँ कोस्ट लाइन ऐसे स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट है कोस्ट लाइन, तो वो वहाँ पे कोई नेचुरल शेल्टर नहीं मिल पाता है शिप को, तो वहाँ क्या करना पड़ता है कि कंक्रीट वॉल खड़े करके और हार्बर बनाना पड़ता है, शेल्टर बनाना पड़ता है। तो चेन्नई इसलिए आर्टिफिशियल सी पोर्ट है। मुंबई क्या है, नेचुरल सी पोर्ट है। तो फिर आगे देखो कि इट इज रैंक नेक्स्ट टू मुंबई, मतलब कार्गो हैंडलिंग में, ट्रेड हैंडलिंग में मुंबई के बाद किसका पोजीशन है, चेन्नई का। विशाखापट्टनम is the deepest landlocked and well protected port. Deepest मतलब वहाँ वाटर का डेप्थ बहुत ज्यादा है, लैंडलॉक्ड भी है, वेल प्रोटेक्टेड भी है। इसका मतलब विशाखापट्टनम क्या हुआ, नेचुरल हार्बर हुआ। दिस पोर्ट was originally conceived as an outlet for iron ore export. शुरू में ये भी आयरन और एक्सपोर्ट के लिए ही बनाया गया था, लेकिन अब तो मैन्युफैक्चर्ड आयरन एंड स्टील भी एक्सपोर्ट होता है यहाँ से। पारादीप पोर्ट लोकेटेड इन उड़ीसा स्पेशलाइजेज इन द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर। तो इंडिया में देख रहे हो कितने सारे पोर्ट हैं जो आयरन ओर एक्सपोर्ट करते हैं। उड़ीसा में है ना मयूरभंज, और क्या है बताओ, केंदुझर, ये सब आयरन ओर माइंस है ना, तो वहाँ का आयरन ओर पारादीप से एक्सपोर्ट होता है। हालांकि ये इकोनॉमिकली एक ड्रॉबैक है कहेंगे इंडिया के लिए कि आयरन ओर एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, आयरन ओर से मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद आयरन एंड स्टील या मशीन टूल्स का एक्सपोर्ट होना चाहिए, उससे ज्यादा बेनिफिट होता है। कोलकाता इज एन इनलैंड रिवराइन पोर्ट। इसको रिवराइन पोर्ट क्यों कहते हैं कोलकाता को, बताओ रोहित, रोहन, why Kolkata is known as riverine port? आर्श, एलिशा, निकिता, बताओ कोलकाता को रिवराइन पोर्ट क्यों कहते हैं? कोई भी आंसर करो जल्दी। नो आंसर। Kolkata is located at the coast of river Hooghly. Not at the coast of sea. It is located on the coast of river, bank of river. So it is known as riverine port. वो directly Bay of Bengal के किनारे नहीं है, वो river के किनारे है, और river में बड़े-बड़े ship आते हैं जाते हैं। This port serves as a very large and rich hinterland of गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। जो जहां से जहां तक गंगा और ब्रह्मपुत्र का बेसिन फैला हुआ है वो पूरा का पूरा कोलकाता का हिंटरलैंड है। समझ गए, कोलकाता का ये बड़ा एरिया हो गया हिंटरलैंड। बीइंग अ टाइडल पोर्ट, टाइडल पोर्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि हाई टाइड के समय शिप एंटर करते हैं और लो टाइड के समय शिप बाहर जाते हैं। It requires constant dredging of Hooghly। देखो ये वर्ड है dredging, D-R-E-D-G-I-N-G। dredging मतलब desilting of the river bed, desilting of the river bed। क्रेन और मशीन लगा के रिवर के बॉटम से सिल्ट को साफ करते रहते हैं, क्योंकि वहां वाटर का डेप्थ बना के रखना है, तभी ना बड़े बड़े जहाज अंदर आएंगे। हाँ रोहन, what is the problem say? Haldia port was developed as a subsidiary port in order to relieve growing pressure on the Kolkata। तो कोलकाता पोर्ट के ट्रैफिक को कम करने के लिए, वहां के प्रेशर को मिनिमाइज करने के लिए हल्दिया सी पोर्ट स्टार्ट किया गया। मैम सब्सिडियरी मतलब मैम
सब्सिडियरी मतलब उसके हेल्पिंग, है ना। जैसे कोलकाता बहुत बड़ा पोर्ट है, वहाँ बहुत ज़्यादा लोड हो गया, तो उस लोड को कम करने के लिए उसके वर्क को थोड़ा डिवाइड कर दिया गया और बगल में उसके पास में ही हल्दिया सी पोर्ट स्टार्ट कर दिया गया, उसका हेल्पिंग सी पोर्ट। ठीक है, तो अब हम लोग का टाइम खत्म हो रहा है, तो जल्दी से एक टॉपिक और स्टार्ट कर लेते हैं, उसका टाइम एंड हो जाएगा। अब 2 मिनट में लग रहा है टाइम खत्म हो जाएगा, 3 मिनट में। तो तुम जरा देख लो एयरवेज, एयरवेज का मेरिट क्या है। सुनो, ये सी पोर्ट पे ना सारा क्वेश्चन बना लेना आंसर कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मुंबई सी पोर्ट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कांडला सी पोर्ट। लिख लोगे ना क्वेश्चन, लिखो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मुंबई सी पोर्ट, ऐसे ही लिखो कांडला सी पोर्ट का इम्पोर्टेंस लिखो, और मरमगांव का और तूतीकोरिन और कोलकाता का, ये मेन 5 कर लो। मैम इम्पोर्टेंस ऑफ, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ मुंबई, कॉमा कांडला, कॉमा मरमगांव, मैम जो कांडला, कांडला के बाद लिखो मरमगांव जो गोवा में है, मरमगांव, उसके बाद लिखो तूतीकोरिन चेन्नई, हल्दिया। इतना का इंपॉर्टेंस लिखो तो। हाँ, तुम्हारे होमवर्क में यही है, इसका लोकेशन और इंपॉर्टेंस 2 चीज लिखना है। लिख लोगे ना, आज बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं ये। यस मैम। हाँ, अब देखो एयरवेज, एयर ट्रांसपोर्टेशन का अगर मेरिट लिखने के लिए आता है तो तुम क्या लिखोगे कि एयर ट्रांसपोर्टेशन इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मालूम है ना कि सबसे तेजी से चलने वाला तो यही है एयर ट्रांसपोर्ट। और दूसरी बात क्या है कि बहुत कंफर्टेबल भी है। तीसरी बात क्या है, प्रेस्टिजियस भी है ना, इसमें जाने में बहुत प्रेस्टीज फील होता है कि हम फ्लाइट से आने जा रहे हैं। तो क्या क्या मेरिट है, इट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, वेरी कंफर्टेबल ऑल्सो एंड प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑल्सो। और चौथा एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि जब कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, जब सारे रोड्स और रेलवे सब फेल हो जाते हैं, तो एयर ट्रांसपोर्ट ही काम आता है। वो कैसे, जैसे कहीं साइक्लोन आ गया या अर्थक्वेक आ गया, रोड्स रेलवे लाइन सब डिस्टर्ब हो गए, वहां आना जाना मुश्किल हो गया, लेकिन हेलीकॉप्टर तो हम कहीं भी उतार सकते हैं, ठीक है ना। तो एपिडेमिक सॉरी मतलब कोई भी नेचुरल डिजास्टर के समय या कोई जो डिफिकल्ट टेरेन है, जैसे माउंटेनस एरिया है, डेजर्ट है, डेंस फॉरेस्ट है, तो बड़े बड़े ओशनिक स्ट्रेचेस हैं, उसको पार करने के लिए इस तरफ की जगह में जाने के लिए हम हेलीकॉप्टर का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ की रोड नहीं बना सकते हैं, रेलवे नहीं बना सकते हैं, वहाँ हम एयर ट्रांसपोर्ट यूज कर लेते हैं। तो डिजास्टर के समय भी, और जो बहुत डिफिकल्ट टेरेन है, डिफिकल्ट टेरेन मतलब जैसे माउंटेनस एरिया है, प्रेरी डेजर्ट्स हैं, वास्ट डेजर्ट हैं, तो उसमें हम इसका हेल्प लेते हैं हेलीकॉप्टर्स का। थिंक ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। अब ये क्वेश्चन आता है कि इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एयर ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा यूजफुल क्यों है, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े रिवर्स हैं जो कि हमेशा फ्लड आते रहते हैं उसमें। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे बंगाल से लेके अरुणाचल प्रदेश से लेके सब, चाहे तो बहुत बड़े फॉरेस्ट हैं, माउंटेन हैं, और वहाँ पे रोड बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहीं भी रोड बनाना शुरू करोगे इतने सारे रिवर्स हैं कि ब्रिज बनाते बनाते हालत खराब हो जाएगी। तो सबसे अच्छा वहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट